हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 59 हासिल करने वाले जयंत सिंह राठौर जी। वेलकम जयंत टू स्टडी IQ। Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Lots and lots of congratulations to you, Jayant. I know this success is very special to you. आपने last year ही college से graduate किया from BITS Pilani और अपने पहले attempt में you have succeeded with such amazing rank. How is the feeling? I would say it is a very amazing feeling. Especially, I find myself more fortunate that I got through in my very first attempt, and it is a very good feeling. Yes, ma'am. जयंत, हमने हमेशा देखा है बहुत बार एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं अपने कॉलेज टाइम से ही, लेकिन जो ये डिटर्मिनेशन और ये कॉन्फिडेंस कैसे कि कॉलेज के तुरंत बाद ही हम इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे, एंड ऑल्सो सिर्फ बैठना ही मोटिव नहीं था, क्लियर करना एक मोटिव था। तो मैम, मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी मेरे थर्ड ईयर, जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा और जो कॉलेज प्लेसमेंट्स है उनमें नहीं बैठूंगा। एंड अनुदीप दुरु शेट्टी सर थे, तो वो हमारी कॉलेज के एलुमनाई रह चुके हैं, एंड उन्होंने एक टॉक दी थी 2018 में। वो 2017 के AIR 1 थे, तो वो काफी मोटिवेटिंग फैक्टर थे मेरे लिए जब मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज के बाद ही अपना एग्जाम दूंगा। जनरली लोग ड्रॉप लेते हैं, बट मैंने ये डिसाइड किया था कि हमारा जनरली जो बिट्स पिलानी में जो फोर्थ ईयर होता है उसमें हमें थीसिस करना रहता है, और साथ में हमारा पूरा फोर्थ ईयर में काफी टाइम रहता है हमारे पास। तो हम 3-4 दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि अभी फोर्थ ईयर में तैयारी रखनी चाहिए, ताकि हम पेपर कॉलेज के जस्ट ग्रेजुएट होने के बाद ही दे पाए। बाकी सिविल सर्विसेज का बचपन से चाम था, मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट में है, तो वो मोटिवेशन स्टार्टिंग से रहा है। बट जो कमिटमेंट है वो मेरे कॉलेज में आके जो एक्सपोजर मिलता है थ्रू सीनियर्स और जितने भी दोस्त लोग हैं, उससे और कमिटमेंट बढ़ गया। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं जस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही पेपर दूंगा। जयंत जी, आपकी जो सक्सेस है वो बहुत सारे लोगों के लिए और भी स्पेशल है, क्योंकि जो कॉलेज में स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में अपना प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन फाइनल ईयर आते आते दे लूज कॉन्फिडेंस कि शायद वो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, तो एक साल ड्रॉप ले लेते हैं और उसके बाद तैयारी करते हैं। ये कॉन्फिडेंस और ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी कैसे चॉक आउट करनी है? मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी जो कॉन्फिडेंस है वो वहां से आता है कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। आपको क्यों जाना है भारतीय प्रशासनिक सेवाएं में, या फिर जितनी भी सेवाएं हैं सिविल सर्विसेज की। तो वो जो आपका रीजन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड सेकंड जो है मैम, कॉलेज के साथ साथ कॉलेज में बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं जो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी आपके थर्ड और फोर्थ ईयर में। तो वो टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आएगा। एंड मेरे केस में जो पीयर ग्रुप रहता था, जो हम 3-4 लोग साथ में स्टडी करते थे, वो एक दूसरे को कॉन्फिडेंस भी देते थे रेगुलरली, साथ में कंपटीशन भी बना रहता था। तो वो भी एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के लोग आपके सराउंडिंग में मौजूद है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास नेगेटिव थॉट्स वाले लोग रहते हैं जो बहुत कमेंट्स करते हैं, तो आपको वैसे लोगों से दूर रहना है, बल्कि अपने पास ऐसे लोगों को रखना है जो एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हो, जो हमेशा एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म रखे। क्योंकि जो तैयारी है वो 2 साल की रहती है, पूरा प्रिपरेशन फेज इतना यूपीएससी का रहता है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है पूरे प्रिपरेशन साइकिल के अंदर। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने ठान लिया कि आपको करना है प्रिपरेशन, तो आप अपने आई वुड से कि फोर्थ ईयर से आप लग जाइए इसके अंदर, और एक फोकस और एक डेडिकेशन रखिए। और ज्यादा रिजल्ट्स के बारे में मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा, बस पढ़ते रहिए। और उसको वही जो कैजुअल अप्रोच होती है कि जब पेपर होगा या जब रिजल्ट आएगा जब देखेंगे, बल्कि अभी जो मेरे पास टाइम है उसमें मैं उसको कितना ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ, इस चीज पर अगर फोकस करें तो मैम इट इज डूएबल। अगर मैं एग्जाम के अप्रोच और एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग की बात करती हूँ, अब किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करना है, एग्जामिनेशन की डिमांड को कैसे समझना है, और जो प्रीलिम्स और मेंस की जो स्ट्रैटेजी बनानी है, इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है, उसको कैसे पूरी प्रिपरेशन में इंक्लूड करें विद फुल प्रूफ इम्प्लीमेंटेशन टिल द एंड? मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे प्रिपरेशन जो यूपीएससी की डिमांड है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो उसको डिमांड को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो पास्ट ईयर के पेपर है उन्हें आप अच्छे से एनालाइज कीजिए। बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है जो आपको सेक्शन वाइज पास्ट ईयर पेपर देती हैं। तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले पास्ट ईयर पेपर्स को देखिए, खासकर प्रीलिम्स में और मेंस में भी, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
दूसरा, प्रीलिम्स और मेंस में अप्रोच का डिफरेंस ये कि प्रीलिम्स में आंसर आपके सामने है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि वो आंसर कौन सा है, थ्रू ऑप्शन के एलिमिनेशन से हो या फिर आपकी जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हुई। जबकि मेंस में इट इज ऑल अबाउट कि आप उस जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी डिमांड को कैसे पूरा कर पा रहे हैं। जो एग्जामिनर पढ़ रहा है उसको ये लगना चाहिए कि हाँ इसने क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर दिया। तो मैम सबसे पहली जो चीज होती है कि प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन। कोई भी तैयारी स्टार्ट करने से पहले उस एग्जाम की साइकिल को समझिए सबसे अच्छे अच्छे से। कई सारी टॉपर्स की टॉप देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी समझिए, लास्ट में खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। और खासकर ये चीज है कि आप एनालाइज कीजिए, ट्रेंड देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शंस में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैम ये कहूंगा कि प्रैक्टिस हमेशा दोनों प्रीलिम्स और मेंस में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम सीखते हैं कि हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। और हमें ये ध्यान में रखना है कि वो गलतियां हम एक्चुअल एग्जामिनेशन में ना दोहराएं। जैसे प्रीलिम्स के केस में हमें हमारी ये प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि हमारा जो फाइनल स्कोर है वो कट ऑफ से ऊपर रहे। और मेंस के केस में हमें ये ध्यान रखना है कि हम इतने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें कि हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे पेपर में। एक क्वेश्चन भी छूटता है एक पेपर में तो हम 2 से 3 नंबर खोएंगे, और अक्रॉस जितने भी 7 पेपर है ऐसे को छोड़ के हम 15 से 20 नंबर खो देंगे, और वो रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। वो डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है आपके लिए। तो ये चीजें मैम कुछ जो है वो ध्यान में रखनी, बुक लिस्ट अपनी रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। एक ही किताब को बार बार ज्यादा पढ़ना है, ना कि ज्यादा किताबों को एक बार भी पढ़ लेना है। तो वो भी चीज ध्यान में रखनी है। खास में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बहुत बार कई मोटी मोटी किताबें लोग सजेस्ट करते हैं, वो नहीं पढ़नी होती है, बट कई बार हमें लगता है कि हमें पढ़नी चाहिए, तो वो सब चीजें भी ध्यान में रखनी है। जयंत जी, अगर मैं आपकी स्ट्रैटेजी से, आपके एक्सपीरियंस से बात करूं, तो आपने कहा कि आपने काफी सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सुनी और अंत में अपनी स्ट्रैटेजी खुद की बनाई। तो आपने वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाई? हाउ वर यू फॉलोइंग योर शेड्यूल्स, मॉड्यूल्स? तो मैम मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है वो सीरियसली स्टार्ट की थी मई 2019 में। एंड मैंने ये डिसाइड किया था कि स्टार्टिंग के 4 महीने मैं अपने जो 70:30 का जो रेशियो है वो मैं ऑप्शनल को दूंगा 70%, एंड 30% मैं अपना जीएस को दूंगा। तो मैंने ये डिसाइड किया था एटलीस्ट बाय अगस्त और बाय सितंबर मेरा ऑप्शनल कवर हो जाए, दैट वाज एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज ऑप्शनल का बहुत बड़ा वेटेज होता है। दूसरा मैंने ये डिसाइड किया था कि दिसंबर 2019 तक एटलीस्ट मेरी 2 रीडिंग्स हो जाए जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं, इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। एंड जनवरी में फिर आप और मैंने जो आंसर राइटिंग है अपनी वो मैंने अक्टूबर से स्टार्ट कर दी थी, आफ्टर हैविंग की थोड़ा फाउंडेशन, जैसे मई से हम करते रहते हैं बट अक्टूबर सितंबर के आते आते आपका फाउंडेशन बन जाता है। तो जब से मैंने आंसर राइटिंग भी चालू कर दी थी, और जनवरी तक आप मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच रख सकते हैं। फिर मैंने ये देखा कि फरवरी से मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ फिल्म्स के बारे में पढ़ूंगा, जो भी स्पेक्ट्रम में, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्चुअल चीजें हैं या लक्ष्मीकांत में जो पॉलिटी की फैक्चुअल चीजें हैं, तो वो चीज पर मैं फोकस करूंगा। तो ये मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी, और बाकी हमेशा यही रहता था कि नोट्स खुद के बनाने, बिकॉज आप काफी रिसोर्सेज को पढ़िए, एक फाइनल नोट्स भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर से जस्ट पहले आपको वो बड़े नोट्स पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो आपके पास छोटे नोट्स अवेलेबल रहने चाहिए। और प्रैक्टिस में फिर से बोलूंगा कि इवन मॉक टेस्ट हो प्रीलिम्स के लिए या फिर उसके लिए मेंस के लिए टेस्ट हो, वो हमने हमेशा इंश्योर रखा कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे सके, ताकि जितनी गलतियां इधर ही कर लें मेन एग्जामिनेशन में नहीं कर। तो ये ओवरऑल थोड़ा स्ट्रेटेजी का वो था, बर्ड्स आई व्यू। जयंत जी, अगर मैं इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की बात करूं जो जनवरी तक आपने फॉलो की, मैं चाहती हूँ इस चीज को आप थोड़ा सा और इलाबोरेट करें, क्योंकि हम बात तो करते हैं कि फैक्ट्स बेस आपका प्रीलिम्स होता है और मींस में यू हैव टू बेसिकली एनालाइज, लेकिन इसको थोड़ा सा आप थोड़ा इलाबोरेट करें। जी मैम। तो मैम ऐसा होता है कि जब हम तैयारी चालू करते हैं मई के अंदर, तो हमारा जो नॉलेज बेस है वो अभी एकदम जीरो पे है। हमें नहीं पता कि क्या फैक्ट है और क्या एनालिटिकल। तो मैंने ये इंश्योर किया कि स्टार्टिंग के 2 महीने में मैं बस किताब को, स्पेक्ट्रम को बस एक किताब के थ्रू पढूं, रादर देन जाने के इस चीज में जाने के बजाय कि ये प्रीलिम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के। जब आप 2 महीने किसी रिसोर्सेज को पढ़ लेंगे, जब आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता लगने लग जाएगा, और वो डिफरेंस कहाँ से पता लगेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो मैम फॉर एग्जांपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के जितने भी फैक्ट्स है कि हु पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इंडिया के अंदर, वो कितना रीजनली कितना फैला हुआ था, इट इज ऑल रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। बट उसके जो कॉजेज है, उसके जो इम्पैक्ट है, इसके जो लेटर जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, दैट इज वो ज्यादा रेलेवेंट है मेंस के हिसाब से। तो ये डिफरेंसेस हमको समझने हैं।
खासकर अगर सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स की बात करूं जो 19th सेंचुरी के हैं, कौन से जैसे फॉर एग्जांपल भी है ब्रह्मो समाज है, धर्मो समाज है, धर्म सभा है, ये सब किसने गठित की, इनकी मेन पॉइंट्स क्या थे, ये प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक है। बट ओवरऑल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है, उसके क्या क्या कारण है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी बहुत कुछ इम्पैक्ट रह चुका है, जो इंडियन रेनेसां बोलते हैं 19th सेंचुरी वाला। तो ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आपको नोट्स भी इसी हिसाब से बनाना है। प्रीलिम्स के हिसाब से मैंने कुछ फैक्चुअल नोट्स नहीं बनाए थे। स्पेक्ट्रम के लास्ट में आपको वो मिलेगी टेबल्स, जो आप देख सकते हैं। मेंस के हिसाब से आप नोट्स बना सकते हैं, बोथ स्पेक्ट्रम से एंड बोथ बोथ गवर्नेंस के टॉपिक से भी। और उसके लिए आपको जो कीवर्ड मेंशन्ड है अपने सिलेबस के अंदर, उसमें एटलीस्ट आपके पास 250 टू 300 वर्ड्स का कंटेंट तैयार होना चाहिए। तो ये ओवरऑल इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो की थी मैंने जनवरी में। जो सिलेबस में जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड है उसके लिए ऑलरेडी आपके पास नोट्स बने रहने चाहिए 250 टू 300 वर्ड्स में, ताकि दैट विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन योर एग्जामिनेशन डे जैसे कहते हैं। नोट्स मेकिंग भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। कई बार ऐसा होता है कि जो भी पढ़ते हैं फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग एस्पिरेंट्स लैंड अप राइटिंग एंटायर बुक, उन्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे डिफरेंशिएट करें। तो ये सेग्रीगेशन प्लस इंटीग्रेशन, वो अगर आप समझाएं। जी मैम, नोट्स मेकिंग सबसे इंटीग्रल पार्ट है पूरे प्रिपरेशन का। और नोट्स मेरी यही अप्रोच थी कि एटलीस्ट आप 2-3 रीडिंग कर लें किसी भी किताब की, उसके बाद ही नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि हमें इनिशियली नहीं पता होता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। 2-3 रीडिंग के बाद बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होने लग जाती। दूसरा, आप पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करने के बाद और सिलेबस देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, या फिर वो एक ट्रेंड बनता आ रहा है। तो मैंने ये इंश्योर किया था कि एटलीस्ट आप अगर ऑफलाइन बना रहे तो A4 पेजेस पे आप नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने इनिशियली A4 पेजेस पे बनाए थे नोट, देन आई स्विच्ड ऑन टू वन नोट, जो ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म। तो ये इंश्योर किया था कि जो कीवर्ड है उस पे मैं ऐसा कंटेंट तैयार करूं जिसमें मेरे पास डेटा हो वैल्यू एडिशन के लिए, या फिर कोई डायग्राम हो, क्योंकि डायग्राम भी मैंने ये सोचा था कि डायग्राम में अभी नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, उसी के बाद मैं रेप्लिकेट कर पाऊंगा। सीधा ही मैं जाके एग्जाम में रेप्लिकेट नहीं कर सकता उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, आप नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में इम्प्रिंट रहेगा कि हाँ इस चीज में डायग्राम बन सकता है, और वही क्वेश्चन अगर पेपर के अंदर आएगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रहेगा कि हाँ इसमें डायग्राम बनाने का स्कोप है। तो डायग्राम्स को आप पहले से ही ऐड करके चलें। दूसरा, तीसरा, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आप अपने नोट्स बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो, क्योंकि एक तो वो इजी भी है पढ़ने में, और दूसरा उसमें एफर्ट भी कम लगता है। चौथा ये है कि आप जो भी इशू है उसको पकड़ लीजिए, और उसका जो बेसिक अप्रोच है कि उसके प्रोज कॉन्स लिखना है आपको, फिर एक वे फॉरवर्ड देना है। जितनी आप कमिटीज के नाम लिख सकते हैं उससे आपका वैल्यू एडिशन होगा, आप जितना डेटा दे सकते हैं उससे वैल्यू एडिशन होगा, या फिर किसी कोई कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिया की नीति आयोग की कोई रिपोर्ट्स है जिसमें उस चीज के बारे में बात करी गई है, ये सब चीज आप अपने नोट्स में ऐड कीजिए। तो उससे आपका जो ओवरऑल नोट्स है वो आपके बहुत होलिस्टिक बन जाएंगे। और खासकर ऐसा करिए कि जितने भी अक्रॉस GS 1 2 3 4 है उसमें अगर आप नोट्स बना लेंगे उस चीज पे और बार बार रिवाइज करेंगे तो आप उसको इजीली अपने मेंस के अंदर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अप्रोच थी मेरी नोट्स को लेकर। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी प्रिपरेशन में। अगर मैं एक साल की एग्जामिनेशन की साइकिल देखूं और आपकी जर्नी से भी समझे, तो रिवीजन कैसे करना है, कौन कितने कितने स्टेजेस में करना है, और कितने महीनों बाद आपने जो 2-3 महीने पहले पढ़ा है उसको कैसे रिवाइज करना है। मैम, रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है पूरे प्रिपरेशन का, बिकॉज अल्टीमेटली हमें याद ही रखना पड़ेगा पेपर के अंदर। हमें चीजें याद नहीं होगी तो हम वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे मेंस में, या फिर प्रीलिम्स में हमें याद नहीं आ पाएंगे ऑप्शन। तो रिवीजन के लिए ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि एटलीस्ट मैं कुछ पोर्शन पढ़ लूँ, या फिर आप ये अप्रोच रख सकते हैं कि संडे को आप रिवाइज कर सकते हैं जितना आपने वीक में पढ़ा है। तो ये अप्रोच थोड़ी ठीक रहती है। डेली रिवीजन बहुत मुश्किल हो जाता है करना, और वो उतना प्रोडक्टिव नहीं रहता। तो मैंने ये अप्रोच रखी थी कि वीकली मैं रिवाइज करता रहूँ। और जो इनिशियली मैंने किताब पढ़ ली है उसका रिवीजन हो गया है 2-3 बार, उसके बाद जो नोट्स बनाए हैं उस नोट से फाइनल रिवीजन होता रहे। अब जैसे मेरा प्रीलिम्स आने वाला है 10 दिन पहले, तो मैं उन नोट से ही सीधा रिवाइज कर लूंगा, मेरे को वापस किताब उठाने की जरूरत ना पड़े। नोट्स का ये बहुत महत्व रखता है और ये रिवीजन में भी हेल्प करता है। और मेंस में खासकर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने 2 दिन पहले जो पढ़ी है मैंने चीज, वो की वो पेपर में क्वेश्चन आ गया था एज इट इज। तो रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको मिस नहीं करना है। और इनिशियली आपको बहुत मुश्किल होगी चीजें याद रखने में, बहुत बार ऐसा लगेगा कि काफी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट और मिडीवल ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं। बट आप अल्टीमेटली रिविजन जितने देंगे आइटरेशन आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% याद होगा, आपको एटलीस्ट 30-40% भी याद रहेगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दें।
तो रिवीजन आपको करते रहना है, बेसिकली ये चीज है, मतलब रिवीजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। जयंत जी, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया कि अगर आप एक कॉलेज में हैं, 1 साल का टाइम है, तो कितने वाइसली उसको यूज करना है, और जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जैक्टली वही पिलर्स हैं जो शायद कई बार हम नजरअंदाज कर जाते हैं सोर्सेस के लिए और टेक्निक्स पर। हाउ स्टडी IQ हैज बीन पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन? जी मैम। सो मैम, प्रिपरेशन के अंदर स्टडी IQ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही जो यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो किया है। तो फर्स्टली जो डेली करंट अफेयर्स अपलोड किए जाते हैं, तो वो वीडियो 8-10 मिनट का ही है, और आप उसको अगर 2x पे देखें तो वो अल्टीमेटली 4-5 मिनट का रह जाता है, पर वो आपको क्रक्स में कोई भी इंटरनेशनल इशू या नेशनल इशू है उस पर आपका अवेयरनेस बढ़ता है। तो जब भी लेजर टाइम होता था, जब पढ़ाई से आप बहुत ज्यादा बॉग डाउन हो गए, तो मैंने स्टडी IQ के जितने भी वीडियोस है वो देख लिया करता था। मेरी यूट्यूब फीड में आ जाया करते थे, और वो काफी हेल्पफुल रहे हैं। इवन मेरे को अभी भी याद है कि प्रीलिम्स 2020 में प्रीलिम्स 2020 में एक क्वेश्चन था पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर करके, जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड था, और वो मेरे को याद था क्योंकि मैंने वीडियो देखा हुआ था पहले स्टडी IQ का। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस कई बार ऐसे रहता है कि अपने हाइंडसाइट में हमें याद रहता है कि हाँ, हमने ये चीज देखी भी है, या फिर हम इस चीज से यूज हुए हैं। तो उस चीज में काफी हेल्पफुल था। साथ ही में प्रीलिम से जस्ट पहले मैं काफी वो देखा करता था, करंट अफेयर्स के जितने भी, एक बार मैराथन देख ली 3-4 घंटे की, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी या साइंस एंड टेक की। तो उसके लिए भी मैं स्टडी IQ रेफर कर लेता था कि एक बार जल्दी से जिस्ट में मेरे जितने भी टॉपिक्स है वो कवर हो जाए। तीसरा कि अभी बहुत सारे वो चल रहे हैं करंट अफेयर्स में, वो चल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। तो उन करंट अफेयर्स के इश्यूज को आप सीधा यूट्यूब पे जाके लिखो, अगर यूट्यूब XYZ टॉपिक है उसके आगे UPSC लगा दो, तो बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे। तो उसमें स्टडी IQ के भी वीडियोज, जैसे फॉर एग्जांपल कितने भी नेशनल सिक्योरिटी हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी हो गई, या फिर एग्रीकल्चर पे कोई वो हो गए टॉपिक हो गए, तो वो सब मैंने रेफर किए वीडियोज ऐसे, और वो काफी हेल्पफुल भी रहते हैं इन द सेंस कि उससे आपका वैल्यू एडिशन होता है जो भी वीडियोज में पढ़ाया जाता है। तो ओवरऑल ये कंट्रीब्यूशन रहा है स्टडी IQ। वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपके सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। जैन जी, कमिंग टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू, मैं आपसे कुछ फाइनल टिप्स सजेशंस लेना चाहती हूँ स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स दिन पे दिन और ट्रिकी होता जा रहा है और अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। मैम, सबसे बड़ी ट्रिक ये बोलना चाहूंगा कि अभी UPSC बेसिक चीजों पे ज्यादा फोकस करने लग गया है। तो आप भी अपने प्रिपरेशन को जितना सिंपल हो सके उतना रखिए। जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी बेसिक डाउट्स है, पहले उसको रिजॉल्व करिए आप। दूसरा, अपनी तैयारी को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, अपने को ज्यादा बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी। अगर आप क्वेश्चंस देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिंपल उससे हो जाएंगे, कि अगर आपने NCERT वगैरह पढ़ी है, जी हाँ, वो थोड़ा ट्रिकी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी जरूरी है। ठीक है। तो उसके लिए आप जितने मॉक्स कर सकें, उससे आप जितनी टेक्निक सीख पाए ऑप्शनल एलिमिनेशन की, वो भी बहुत जरूरी हो जाती है। अब जैसे कल ही जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आपको ऐसे जो एक वो रहता है कि एविड जो पर्सन रहता है जिसको इंटरेस्ट है इंटरनेशनल इवेंट्स में, अगर आपने टोक्यो ओलंपिक्स फॉलो किया था, फॉर एग्जांपल किया होगा बहुत लोगों ने, तो आप वो क्वेश्चन शायद आंसर कर पाते। तो अभी आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जितनी भी चीजें दुनिया भर में चल रही है, आप उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी लें, और हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस आपको प्रीलिम्स के अंदर काम आ जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण आपके कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं। चौथा, मैं ये कहूंगा कि आप अपने जो नोट्स हैं उसको पूरा अच्छे से रखिए। जो भी क्वेश्चन जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, इनमें से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने कंसेप्ट को जितना स्ट्रांग हो सके रखिए, और उन उन क्वेश्चंस को अगर आप सही करते हैं तो आपको काफी अच्छी लीड मिलती है प्रीलिम्स के अंदर। और लास्टली मैं ये कहूंगा कि प्रीलिम्स इट इज ऑल अबाउट कि देखो कंपटीशन है ही, हमको कट ऑफ क्रॉस करनी है। तो अपने आप को हमेशा सेल्फ बिलीफ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। यस, बीच में हम कई बार डीमोटिवेट भी होंगे अपने नंबर देख के, अभी भी जिन लोगों के कम आए नंबर, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि हमेशा खुद पे भरोसा रखना है। और अपने जो इनर स्ट्रेंथ है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता आपके बारे में। तो खुद के बारे में भरोसा रखिए, और अगर आपने ठान लिया तो आप जरूर सक्सेस होंगे, और हार्ड वर्क करते रहिए। तो मेरी यही सजेशन होंगे स्टूडेंट्स को। एंडिंग इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट्स कि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है, और अगर आपने ठान लिया है, एम बहुत बड़ा है, मंजिल उतनी ही खूबसूरत है, मेहनत करना है और मंजिल आपकी। Thank you so much, Jayanji, for joining us in this थैंक यू मैम। session. It was absolute pleasure to have you, and the entire team wishes you good health and all the very best. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट।